हाँ पुष्पा, आप देख पा रहे हैं मुझे? जहीदुल, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ठीक 5 बजे शुरू करें या शुरू कर लें? समय 5 बजे का हमने दिया था, तो 1-2 मिनट रुक जाएं या शुरू कर लें? नमस्कार लाहिरी जी, नमस्कार प्रियंका कुमारी झा। हम लोग शुरू करते हैं, और लोग जुड़ते चले जाएंगे। सबसे पहले तो शोध संवाद मंच के इस लाइव फेसबुक कार्यक्रम में अभी 8 लोग जुड़े हैं। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। मैं मेरे परिचय पोस्टर में आया था, तो आप लोग इतना जानते ही होंगे। मैं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से हूँ, हिंदी का प्राध्यापक हूँ, और आप सभी से मैं आदिवासी उपन्यासों पर आज कुछ बातचीत करूँगा, अपने विचार साझा करूँगा। उससे पहले आज गुरु पूर्णिमा भी है, उसकी आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक और बात, इस विषय से संबंधित जो भी आप लोगों के सवाल हैं वह मेरे बोलने के दौरान ही आप पूछते रहेंगे, तो मैं लिख के रखूँगा और उसके जैसे भी मुझे उत्तर या जैसे भी उस पर टिप्पणी होगी वो टिप्पणी मैं दूंगा। हम लोग आदिवासी उपन्यासों पर बातचीत करने की जो पूरी पृष्ठभूमि बनी थी उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, फिर उसके सवालों पर भी बात करेंगे, उन उपन्यासों की प्रवृत्तियों पर भी कुछ बातचीत हम लोग करेंगे।
दो तीन महत्वपूर्ण बातों से हम शुरू कर सकते हैं। विमर्श, आदिवासी विमर्श जो शुरू हुआ, उसकी एक मोटा मोटी पृष्ठभूमि हम देखने की कोशिश करें तो वो समय 2000 के बाद का ही ठहरता है। जब विमर्श है तो उसकी तलाश की जाने लगती है, और ये तलाश किया जाने लगता है कि इस तरह की पर और क्या क्या साहित्य लिखा गया और कब लिखा गया। हम उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में ही बात करेंगे, दूसरी विधाओं पर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन वो बहुत विस्तृत हो जाएगा, इसलिए उपन्यास से हम ध्यान में रखते हुए उस पर ही बातचीत करेंगे। जब ये विमर्श की शुरुआत होती है तब इसकी जड़ें तलाश करने के लिए उपन्यासकार की तलाश की जाती है, और ये उपन्यास, जो पहला उपन्यास कहा गया, वो मैंने तो नहीं पढ़ा है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का बसंत मालती, जिसका प्रकाशन वर्ष 1899 है। इसके बाद में कुछ और 3-4 उपन्यास और उसी के आसपास में आते हैं। ब्रजनंदन सहाय का अरण्यबाला 1904, मन्नन द्विवेदी का रामलाल 1904, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का खिला फूल, ये 1907। असल में बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जड़ें तलाश करने के लिए हम 1899 से लगा के 1907 के बीच में अगर देखें तो भी हमारे पास में 4 उपन्यास ऐसे आ जाते हैं जिनको विद्वान लोग आदिवासी जीवन संदर्भों के उपन्यासों में गिनते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि जब 1899 में हम हिंदी उपन्यासों की पृष्ठभूमि देखते हैं, उसका कथ्य क्या था, उसका शिल्प क्या था, उसके सवाल क्या थे, उसके सरोकार क्या थे। देवकीनंदन खत्री उस समय लिख रहे थे, गोपाल राम गेहमरी लिख रहे थे, कुछ सामाजिक उपन्यासकार थे, किशोरीलाल गोस्वामी जैसे उपन्यासकार थे। अगर इनके ऊपर हम ध्यान डालें तो 1900 के आसपास हमारे हिंदी उपन्यास में प्रौढ़ता नहीं आई थी। बहुत शुरुआती तरह के उपन्यास थे, और 2 चीज़ें उसमें मुख्य रूप से थी, वो ये थी या तो मनोरंजन या फिर सामाजिक मुद्दे, और वो सामाजिक मुद्दों में भी उपदेश परकता उसमें प्रमुख थी। ऐसी स्थिति में यहाँ से उपन्यासों की तलाश शुरू कर देना और उसे विमर्श की श्रेणी में शामिल कर लेना, मुझे लगता है बहुत अति हो जाएगी। फिर और हम जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पूरा प्रेमचंद युग हम लोग देख लें, उसमें कहीं कहीं आदिवासी आपको मिलेंगे। यहाँ तक प्रेमचंद के उपन्यासों में भी आपको इक्के दुक्के, उनकी कहानियों में भी इक्के दुक्के आपको मिलेंगे, लेकिन वो सारे जो आदिवासी की अभिव्यक्ति हुई है उसके पीछे बहुत बड़ी दृष्टि साहित्यकारों की नहीं रही है। उन्होंने जितना आदिवासी को देखा उतना उसे व्यक्त कर दिया। इस रूप में पहले जो महत्वपूर्ण उपन्यास हमें लगते हैं वह देवेंद्र सत्यार्थी के लगते हैं, जो 2 उपन्यास उन्होंने लिखे। एक 1952 में आया रथ के पहिए, और दूसरा 1956 में आया ब्रह्मपुत्र। ये उपन्यास यहाँ से आदिवासी सवालों पर, आदिवासी मुद्दों पर जो उपन्यास महत्वपूर्ण कहे गए, वो उपन्यास यहाँ से कहे गए। लेकिन एक और चीज़ में यहाँ से हर उपन्यास इस तरह से बात करने लगूंगा, बहुत समय लग जाएगा। मैं इनके सिर्फ नाम और उसके समग्रता में उसके बारे में हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं, पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। इस पूरे श्रेणी को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो योगेंद्र सिन्हा आएंगे, उदय शंकर भट्ट आएंगे, रांगे राघव का उपन्यास आएगा, नागार्जुन का आएगा। ये सारे उपन्यास इस दौर में लिखे गए, या कहें कि इसके 2 विभाजक के अर्थ में हमें हिंदी उपन्यास के और आदिवासी के संदर्भों को विभाजित करके देखना चाहिए। एक 1990 से पहले के उपन्यास और दूसरा 1990 के बाद के उपन्यास, और एक जो अभी मैंने विभाजन किया जो शुरुआती उपन्यास थे। अगर इन 3 श्रेणियों में हम देखेंगे तो हमें हिंदी उपन्यास की भी प्रौढ़ता लगेगी। 1950 से पहले अभी मैंने बताया उस तरह की स्थितियां थी।
50 से लगा के 90 तक के ये उपन्यासकार आते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी है, वृंदावन लाल वर्मा का कच्छनार है, राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास हैं, शानी के उपन्यास हैं, श्याम परमार, राजीव सक्सेना, हिमांशु जोशी, मणि मधुकर, राकेश वत्स, बटरोही, शिव प्रसाद सिंह, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, ये सारे उपन्यासकार हैं। इन उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे और हिंदी साहित्य के उपन्यास के इतिहास में इन उपन्यासकारों के नाम भी दर्ज हुए और के रूप में इनके उपन्यास जाने गए। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है, तो क्या ये आदिवासी उपन्यासों का इस तरह से अगर इनकी संख्या भी अगर हम देखें तो 20 से भी ज़्यादा अच्छे उपन्यास हमें इस दौर में देखने को मिलते हैं, यानी 50 से लगा के 90 के बीच में। तो क्या ये उपन्यास इतने महत्वपूर्ण लिखे गए, लेकिन इसमें क्या आदिवासी विमर्श उस तरह से था? क्या आदिवासी मुद्दों की अभिव्यक्ति इन उपन्यासों में हुई थी? इसको जब हम देखते हैं तो चूंकि एक चीज़ हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि एक उपन्यास सहज लिखा जा रहा है और दूसरा एक उपन्यास ऐसा लिखा जा रहा है जो विमर्श के तहत है, यानी जिस पर पर्याप्त विचार किया गया है, चिंतन किया गया है, उसके मुद्दों पर संतुलित दृष्टि से विचार करके लिखा गया है। तो यहाँ पर हम फर्क पाते हैं। कथ्य अच्छे थे, संदर्भ अच्छे थे, कथाएं उपन्यास के अर्थों में भी अच्छे उपन्यास थे, लेकिन वो विमर्श के धरातल पर हम उन्हें कसने की कोशिश करते हैं तो वो उपन्यास हमें विमर्श के रूप में पर्याप्त संतोषप्रद नहीं दे पाते हैं, और इसीलिए कई सारे आलोचक इन उपन्यासों पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं और इसमें उपन्यासकार की सीमाओं का भी वह अंकन करते हैं। लेकिन आप देखेंगे 1990 के बाद में धीरे धीरे इसका धरातल बदलने लगता है और 2-3 उपन्यास जो महत्वपूर्ण आते हैं उसमें संजीव का धार जो 1990 में, और 2 वीरेंद्र जैन के डूब पार, इसके बाद फिर से संजीव का पांव तले, और इसके बाद में पुन्नी सिंह का सहराना। ये सारे उपन्यास हैं। ये उपन्यास हमें एक अलग तरह की पृष्ठभूमि में हमें ले जाते हैं। अलग तरह की पृष्ठभूमि में इस अर्थ में मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये उपन्यास समसामयिक मुद्दों के साथ में जुड़ते हैं, उनके सवालों के साथ में जुड़ते हैं और वो उस पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं भी देते हैं, उनकी समस्याओं को भी उजागर करते हैं, उनके शोषण को भी उजागर करते हैं। तो इसीलिए इन उपन्यासों को बातचीत की जा सकती है। लेकिन फिर इनमें भी एक चीज जो मेरे नजर में कि क्या ये उपन्यास भी पूरी तरह से आदिवासियों का उस तरह का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसा हमने पढ़ा, तो उससे हम देखते हैं कि वो उपन्यास विस्थापन के सवाल पर बात करते हैं और विस्थापन के सवाल पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बातचीत करते हैं। अगर आदिवासी विमर्श न भी होता तब भी डूब और पार अपना महत्वपूर्ण स्थान हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज कराते और कराया है ना। लेकिन इनकी अगर हम सिर्फ आदिवासी ही नज़रिए से इसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये उपन्यास आदिवासी पर ही केंद्रित नहीं है, इसमें और भी समुदाय इसमें शामिल हो जाते हैं और इस अर्थ में ये आदिवासी केंद्रित न होकर आदिवासियों के संदर्भों वाले उपन्यासों के अर्थों में हम इन्हें ले सकते हैं। तो इस तरह के उपन्यास हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। हाँ, लाहिरी जी, पाव तले की जमीन। अब ये सारे उपन्यास जो हमारे सामने आए इस तरह के, वो सारे उपन्यासों की पृष्ठभूमि ये रही। अब ये जो उपन्यास आए, इन उपन्यासों में आदिवासियों के सवाल अभिव्यक्त हुए। अब मैं थोड़ा सा और आगे ले जाऊं, हर उपन्यास पर बातचीत नहीं की जा सकती। अगर 2000 के बाद में हम बात करें तो करीब 15 उपन्यास ऐसे हैं मेरे संज्ञान में जो महत्वपूर्ण कहे गए, और विमर्श के जो आलोचक हैं उन आलोचकों ने इन उपन्यासों पर बहुत सारी समीक्षाएं लिखी हैं, बहुत सारी टिप्पणियां की हैं, उन्हें महत्वपूर्ण भी बताया है और कई शोधार्थियों ने इन पर काम भी किए हैं और उसके तमाम पक्षों को देखने समझने की कोशिश भी की है। मैं सवालों के जवाब भी देता चला जाऊंगा। आदिवासी विमर्श कब से माना जाना चाहिए?
साहित्य का जो विमर्श है वो निश्चित समय से तो शुरू होता नहीं है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो परिस्थितियां जो बननी शुरू हुई वो 90 के बाद से बननी शुरू हुई, और इसमें जो एक स्पष्टताएं आने लगी वो 2010 के बाद में आने लगी। तो ये करीब 20 साल में ये धीरे 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 उपन्यास कहानियाँ हमारे सामने आती हैं और इसकी वैचारिकी हमारे सामने निर्मित होकर आती है। तो इसीलिए इसको ठीक ठीक शुरुआत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसको 2000 के बाद ही माना जाना चाहिए। और कुछ स्पष्टताएं तो अब तक भी नहीं आई हैं, अब तक भी ये अपनी तमाम वैचारिकी बनाने की कोशिश कर रही हैं, अभी भी कोई ज़्यादा प्रतिमान नहीं बन पा रहे हैं, नहीं बने हैं। तो इसीलिए इसकी शुरुआत के लिए हम निश्चित समय नहीं मान सकते, लेकिन मोटा मोटी हम 2000 के बाद में इसे मान सकते हैं। तो मैं 2000 के बाद के उपन्यासों की बात, उसमें हम उपन्यास अगर देखने की कोशिश करें तो उसमें मैत्रेयी पुष्पा का अलमा कबूतरी आता है, तेजिंदर का 2002 में काला पादरी आता है, राकेश कुमार सिंह के उपन्यास आते हैं पठार पर कोहरा, जो इतिहास में नहीं है, हुल पहाड़िया, महारण्य में गीत, ये सब 2000 के बाद आते हैं। मंगल सिंह मुंडा का छेला छंदू आता है, मधुकर सिंह का बाजद अनहद डोल, हरिराम मीणा का धूनी तपे तीर, रणेंद्र का ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश, इस तरह से उपन्यास आते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि शरद सिंह का जो उपन्यास है वो पिछले पन्ने की ओर थे, और उसको आदिवासी उपन्यास के रूप में कई जगहों पर चित्रित किया जाता रहा है, लोग चित्रित करते हैं। और ये जब उपन्यास मैंने पढ़ा तो मैं बहुत चकित हुआ। उपन्यासकार ने ही उसके साथ में लिखा हुआ है जनजाति से संबंधित है, बेड़िया समुदाय अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है, पृष्ठ संख्या 64 पे। तो अब इसका पूरा मूल्यांकन ही एक तरह से आदिवासी के रूप में कर दिया गया। मैंने इसके आलेख देखे, जो जानकारी के अभाव में जो आलोचक हैं वह ये कर लेते हैं, इसका मूल्यांकन कर लेते हैं और उन्हें खुद को भी जानकारी नहीं होती है। खैर, मैं बात कर रहा था इन उपन्यासों की। तो ये उपन्यास हमारे सामने करके रणेंद्र एक अलग तरह के उपन्यास लिखते हैं, गायब होता देश, ग्लोबल गांव के देवता, जो समसामयिक जो मुद्दे हैं उनको अपने यहाँ पर रखते हैं। झारखंड के कुछ आदिवासी साहित्यकार आदिवासी विमर्श की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभ से ही मानते हैं। उससे सर आप कितना सहमत हैं? कुछ मान सकते हैं, मैं सहमत नहीं हूं उससे। विमर्श की जो परिभाषा बनती है, जिसे मैं समझता हूं, वो मुझे लगता है 21वीं सदी से ही शुरू होती है, 21वीं सदी से पहले शुरू नहीं होती है। 20वीं सदी में ये ज़रूर है कि लिखे गए हों, इक्के दुक्के लिखे गए हैं, और उसमें एक क्रमबद्धता नहीं बनती है, और वैचारिकी की जो एक लगातार उत्तरोत्तर प्रगति होती है वह भी नहीं होती है उसमें। 20वीं सदी तो बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। हम इन उपन्यासों की बात कर रहे थे, तो बाजद अनहद डोल, हरिराम मीणा का धूनी तपे तीर, राकेश कुमार सिंह का जो इतिहास में नहीं है, इस तरह के कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी हमारे सामने आते हैं। कुछ नक्सलवाद की समस्या को लेकर हमारे रेड जोन है, मिशन झारखंड में ऐसे संदर्भ हम देख सकते हैं, ग्लोबल गांव के देवता में भी कुछ संदर्भ हम देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ नक्सलवाद के संदर्भ हमें इनमें देखने को मिलते हैं। कुछ उपन्यास स्त्रियों के केंद्र में लिखे हुए हैं। एक और चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐतिहासिक और स्त्री संदर्भों को जब हम जोड़ के देखते हैं, स्त्रियों को लेकर शायद अलमा कबूतरी कह दें कि अच्छा उपन्यास था, अच्छा उपन्यास है, ये हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, ऐतिहासिक पुरुषों पर तिलका मांझी पर उपन्यास लिखा हुआ है, गोविंद गिरी पर लिखा हुआ है, सिद्धो कान्हू का भी संदर्भ उपन्यास में आ जाता है जो इतिहास में नहीं है, उन्हीं पर इर्द गिर्द लिखा हुआ है। लेकिन किसी स्त्री ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर अभी तक हमारे संज्ञान में कोई उपन्यास नहीं आता है। लेकिन स्त्रियों के केंद्र में कुछ उपन्यास आते हैं, भले वो धार से हम शुरू कर सकते हैं। धार में भी मैना आती है, अलमा कबूतरी में भी आती हैं, इसके बाद रेत में भी आती है। तो इस तरह से कुछ उपन्यासों में स्त्री केंद्रीय रूप से आती हैं।
हाँ, आमचो बस्तर में भी है नक्सलवाद की समस्या। तो इस तरह की जो हमारे सामने जो एक पृष्ठभूमि मोटा मोटी बनती है, वो ये बनती है कि कुछ तो हमारी समसामयिक समस्याओं के साथ में जुड़ते हैं, जिसमें मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ हो सकता है, या रणेंद्र के उपन्यास हो सकते हैं, स्थापन जमीन के तमाम तरह के संदर्भ उसमें देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी आते हैं, कुछ शिक्षा को लेकर, उनके पिछड़ेपन को लेकर आते हैं, कुछ उनकी संस्कृति को लेकर आते हैं। छह तरह का उपन्यास है। दूसरे उपन्यासों में भी ऐसे बहुत सारे संदर्भ आपको देखने को मिलेंगे जो उनकी संस्कृति को कहते हैं। अब इन सारी चीज़ों के साथ में एक चीज़, ये मैंने एक मोटा मोटी बताया, अब मैं इन पर कुछ चीज़ें ये करूँगा और कुछ मुद्दे जो हैं उस पर बातचीत करूँगा। अब ये विमर्श जो है, इस विमर्श में जो दो तीन चीज़ें जो आम तौर पर उठाई जाती हैं, उठाई जानी चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं, फिर इनकी प्रवृत्तियों पर, इनके मुद्दों पर बात करेंगे। सर, 20वीं सदी में ही महाश्वेता देवी, संजीव, राकेश कुमार सिंह आदि कथाकार व्यापक स्तर पर लिख रहे थे। इसके अलावा तमाम आदिवासी कथाकार जैसे वाल्टर बेंगरा तरुण आदि लिख रहे थे। तब कैसे इसकी शुरुआत 21वीं सदी से होती है। हाँ, अस्थि फूल अभी नया आया है अल्पना मिश्र का 2020 में ही। एक मेरा मानना है, हो सकता आप सहमत न भी हो, मेरा मानना है कि निर्मित होती है और वैचारिकी जो है वो 20वीं सदी में ठीक से निर्मित नहीं हुई थी। हाँ, वाल्टर बेंगरा तरुण ने अच्छे लिखे, राकेश कुमार सिंह ने भी लिखा, लेकिन राकेश कुमार सिंह के आप तमाम रचनाएं, वो रचनाएं देखिए जिसमें महत्वपूर्ण आदिवासी रचनाएं कही गई, वो लगभग 2000 के आसपास से शुरू होती हैं। और जैसा मैंने अभी भी ये कहा कि 1990 के बाद में आप परिवर्तन देख सकते हैं, तो इसलिए 90 के बाद को हम पूरा 20वीं सदी नहीं मान लेते। 20वीं सदी का मतलब 1901 से लगा के 2000 तक का समय 20वीं सदी होता है। तो उस पूरे 100 साल में अगर 10 रचनाएं अच्छी आ भी जाती हैं, तब भी हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके एवज में अब आगे की जब ये पूरा तूफान उठता है विमर्श का, इस समय अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ें बहुत आपको पीछे की लगेगी। एक और चीज़, जैसे आप देखेंगे कि जब ये विमर्श शुरू हुआ तो इसमें बहुत सारे लेखक आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, और इन सारे लेखकों और लोगों ने तमाम तरह की चीज़ें लिखी, कुछ अच्छी भी लिखी, कुछ कमज़ोर भी लिखी। तो अच्छी और कमज़ोर लिखे जाने की वजह से इसकी और भी गरिमा नीचे गिरी, है ना। एक और सवाल है वेणु का है, सर, वर्तमान समय में गैर आदिवासी लेखकों द्वारा लिखे गए साहित्य में आदिवासी समुदाय के वास्तविक हालातों पर अधिकांश मात्र कागजी लेखा जोखा ज़्यादा दिखाई देता है। क्या इसे जमीनी धरातल से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति में कमी आई है? ये सवाल है। हाँ, यहाँ पर हमें एक और आपके सवाल के साथ में जुड़ जाता है कि आदिवासी लेखक कौन कौन है हमारे पास में। अगर बड़े रूप में हम देखने की कोशिश करेंगे तो आदिवासी लेखकों की संख्या हिंदी में कम है। आदिवासी भाषाओं में आपको पर्याप्त मिल जाएंगे, झारखंड में तो बहुत ज़्यादा आपको लेखक मिलेंगे, और जगहों पर भी आपको, दक्षिण भारत में भी कुछ लेखक मिल जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि हिंदी में इसके लेखकों की संख्या कम है। और इसीलिए जो हिंदी के लेखक लिख रहे हैं वो ज़्यादातर गैर आदिवासी हैं। आदिवासी अगर हम लेखकों की बात करें जिन्होंने हिंदी में भी पहचान बना ली, निर्मला पुतुल से आज सभी लोग जानते हैं, वाहरू सोनवणे को सभी लोग जानते हैं, हरिराम मीणा को सभी लोग जानते हैं, रोज केरकेट्टा को जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, आदिवासी लेखकों की संख्या फिलहाल हिंदी में कम है, लेकिन उनकी चीज़ें इनमें भी अब प्रौढ़ता आ रही है, इनकी भी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों वृद्धि हो रही है। तो एक और चीज़ होती है कि आपके लिखना जो है वो एक कला भी है, और कोई व्यक्ति कितना भी जानकार हो लेकिन तो उसके पास में चीज़ें लिख के दूसरे तक नहीं पहुंच सकती। तो इसकी जो संभावना बनी, क्योंकि आदिवासी थे, उनकी अपनी भाषा थी, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा में तो कला तरीके से लिखा, वो कला अपनी भाषा तक तो थी, लेकिन दूसरी भाषा में वो नहीं लिख पाए, तो इसीलिए भी हिंदी में ये चीज़ें कम हैं।
और लिखने की परंपरा वैसे भी लिखने की जो परंपरा है वो वैसे भी आदिवासियों में शुरू से कम रही है, मौखिक परंपराओं में ये चीज़ें रही हैं। तो इसीलिए आदिवासी लेखक जो हैं वो हैं, पर्याप्त हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं, एक और चीज़ भी है, आदिवासी व्यक्ति मात्र हो जाना उसकी प्रमाणिक अभिव्यक्ति देता है, ये ज़रूरी नहीं है, गैर आदिवासी व्यक्ति भी दे सकता है। एक और यहाँ पर मैं मुद्दा जोड़ के फिर सवाल संभवतः आखिर में ही लूँगा, उससे मुझे लगता है कि बार बार उसको डिस्टर्ब हो रहा है। एक और चीज़ जो दलित साहित्य के साथ में और भी विमर्शवादी लोग उसको बहुत आक्रामक तरीके से उभारते हैं, और वो स्वानुभूति और सहानुभूति के साहित्य के अर्थ में। आदिवासी साहित्य क्या, अगर आप हिंदी का पूरा साहित्य देखेंगे तो उसका मोटा मोटी 75% से ज़्यादा गैर आदिवासी लेखकों ने लिखा हुआ है, और बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इतना साहित्य दूसरों ने लिखा है, तब यहाँ पर सहानुभूति और स्वानुभूति का साहित्य का सवाल अगर हम उठाकर देखें तो इसको आदिवासी जो चिंतक हैं वो क्या सोचते हैं, इसका पाठक वर्ग क्या सोचता है, इसको पढ़ने वाले जो लोग हैं वो इस पर क्या टिप्पणियां करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो किसी ने भी स्वानुभूति का सवाल नहीं उठाया कि ये खुद की अनुभूति है तभी लिखा जा सकता है, नहीं तो नहीं लिखा जा सकता। ये बात तो वैसे ही सहानुभूतिवश लिखा जा सकता है, लेकिन स्वानुभूति की बात ही है वह नहीं की गई। तो फिर होना क्या चाहिए, फिर इसका मतलब कोई भी लिख सकता है? हाँ, कोई भी लिखने की जो आदिवासी साहित्य में जो स्थान बनता है, उसके लिखने की जो बातें बनती हैं, जो प्रवृत्ति बनती है, बननी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। वो ये महत्वपूर्ण है कि क्या चीज़ें लिखें तो वो आदिवासियों की अभिव्यक्ति ठीक से करता है, वहाँ पर स्वानुभूति का सवाल ही नहीं रह जाए। यहाँ पर हम देखें, क्या लेखक में वस्तुनिष्ठता है, कोई बायस होके तो नहीं लिख रहा है, क्या उसमें प्रामाणिकता है, वो संवेदनाएं जगा पा रहा है, यथार्थवादिताएं उसमें हैं, आदिवासी जीवन दर्शन है उसमें, किस तरह से तरह की बातें हैं। और समस्या वहां शुरू होती है जहां पर जो लेखक है वो कल्पना का सहारा लेता है, और कल्पना का सहारा लेते लेते वो वायवीय कल्पना का सहारा लेना शुरू कर देता है। और इसके पीछे लेखक और एक पूरा जो व्यक्ति आदिवासी को ठीक से नहीं जानते हैं, उस पूरे मानस पटल में ये बात धारणा बैठी हुई है कि आदिवासी का मतलब एक विशेष तरह का मानव, एक अलग तरह का समुदाय, बिल्कुल मनोरंजन के अर्थ में लिया हुआ समुदाय। तो इसीलिए उनके वो व्यक्ति जब उन पर टिप्पणी करते हैं, उन पर जब बातचीत करते हैं, एक वायवीय समावेश हो जाती है। तो इसीलिए सहानुभूति स्वानुभूति ये अपनी जगह पर है, लेकिन बेसिक बात ये है कि वस्तुनिष्ठता है, प्रामाणिकता है कि नहीं है, उसमें यथार्थवादिता है कि नहीं है, उनके सवाल उसमें अभिव्यक्त हुए कि नहीं हुए हैं, उनकी इच्छाएं, उनका शोषण, उनकी संवेदनाएं, आदिवासियों का जीवन दर्शन, अगर ये सारी चीजें हैं तो मुझे लगता है कि ये सहानुभूति स्वानुभूति का जो प्रश्न है ये गौण हो जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं प्रवृत्ति पर बात करूँगा, इसके बाद उससे पहले एक और बात कि आदिवासी जो उपन्यास हैं, ये विमर्श जब शुरू हुआ तो बहुत सारी संगोष्ठियाँ हुई, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए, जगह जगह पर पत्र वाचन किए जाने लगे। जब एक उपन्यासकार जब एक उपन्यास लिखता है, भले वो राकेश कुमार सिंह का उपन्यास ले लो, हरिराम मीणा का ले लो, या किसी का भी, मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ ले लीजिए, कोई भी उपन्यास ले लीजिए, वो उपन्यास ही उन्होंने 300-400 पेज का लिखा है। उसको लिखने में उसको कितना समय लगा होगा, उसको विचारने में कितना समय, उसका मूल्यांकन करने में कितना समय लगा होगा, उसका कंटेंट जुटाने में कितना समय लगा होगा। और कई बार तो लेखक खुद ही कहता है कि मुझे इसको लिखने में 3 साल लग गए, कभी कहता है 2 साल लग गए। और जब ये गोष्ठियाँ होती हैं तो इस पे महत्वपूर्ण पेपर पढ़े जाते हैं, और वो पेपर 2 दिन 3 दिन में व्यक्ति पढ़ के उस पर टिप्पणी करता है, और उस टिप्पणी का नतीजा ये होता है कि वो उस उपन्यास को, उस रचना को ठीक से समझ ही नहीं पाता है। जब ठीक से समझ ही नहीं पाया है तो
तो फिर वह उस पर कैसे प्रतिक्रियाएं दे सकता है। लेकिन ये प्रतिक्रियाएं देने का कार्य हुआ है, होता रहा है। अब मैं कुछ इसकी जो कुछ प्रवृत्तियां हैं उसके सहारे कुछ चीज़ें उपन्यास के सहारे में बताने की कोशिश आपको करता हूं। अब जैसे एक उपन्यास जब लिखा जाता है, कोई भी उपन्यास जब लिखा जाता है, तो उस उपन्यास में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रवृत्ति है, इसी के इर्द गिर्द हम उपन्यासकार ने पूरा उपन्यास लिख दिया है और हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। एक उपन्यास जब लिखा जाता है आदिवासी से संबंध में, तो तब आप उसको देखेंगे कि उसके अंदर संस्कृति भी होगी, लोक भी होगा, उनका इतिहास भी हो सकता है, उनके समसामयिक मुद्दे भी हो सकते हैं, उसमें स्त्री भी अभिव्यक्त हो सकती है। ये एक ही उपन्यास में हमें देखने को मिलते हैं। एक जो कुछ प्रवृत्तियां हर उपन्यास में देखने को मिल जाती हैं, कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो और कुछ उपन्यास में साधारण होती हैं। तो इसीलिए कुछ विशेष तरह की प्रवृत्तियों के इर्द गिर्द लिखे हुए कि ये ऐतिहासिक उपन्यास है या ये इस पृष्ठभूमि का लिखा हुआ उपन्यास है, लेकिन उस उपन्यास में दूसरे भी तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चीजें उसमें भी होती हैं। ठीक है। अब हम जैसे परंपरा और संस्कृति की बात करते हैं, तो अब ये उपन्यास अगर आप इन उपन्यासों को पूरा आप पलट कर देखेंगे, पढ़ने से कई विद्यार्थी ने पढ़े होंगे, कई पढ़ने वाले लोगों ने पढ़े होंगे और स्वेच्छा से भी पढ़े हो सकते हैं। अगर एक आप ऐतिहासिक उपन्यास भी लेते हैं तो उसमें भी आपको परंपराएं भी मिलेगी, उनकी संस्कृति भी मिलेगी। आप जनी शिकार का उल्लेख उनमें देख सकते हैं, उनमें भगोरिया के उल्लेख देख सकते हैं, उनके सरहुल पर्व के देख सकते हैं, घोटुल व्यवस्था के संदर्भ आप देख सकते हैं, वो भले ऐतिहासिक है, या रणेंद्र के उपन्यास हैं उसमें देख सकते हैं, या कोई और भी उपन्यास है उसमें देख सकते हैं। लेकिन इन परंपराओं के केंद्र में रखकर कोई उपन्यास मेरे संज्ञान में नहीं आता है कि जो सिर्फ घोटुल पर केंद्रित उपन्यास लिखा हो। लेकिन दूसरे तमाम तरह के उपन्यासों में उसमें प्रसंगवश उस पर विचार किए गए हैं और वो चीजें हमारे इन उपन्यासों में आए हैं और हमें देखने को मिलते हैं। अब जो 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 यहाँ पर जो प्रश्न हमारे सामने उभरते हैं वो ये उभरते हैं कि ये जो परंपरा और संस्कृति है, इसकी जो बार बार इस पर जो बातचीत की जाती है, क्या ये परंपरा और संस्कृति खत्म हो रही है या ये ऐसी बनी रही है या ऐसी ही बनी रहनी में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए? ये सवाल हमारे सामने आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोगों ने देखा होगा कि आदिवासी संस्कृति के नाम से बहुत सारे संग्रहालय बने हुए हैं और कुछ संग्रहालयों में तो आजकल देखने के लिए पैसा भी लगता है, जाओ और उसका टिकट कटाओ और आप संग्रहालय की वस्तुएं देख सकें। लेकिन क्या इस तरह से संग्रहालय में उनकी परंपराओं से संबंधित चीजों को रख देने मात्र से क्या संस्कृति बची रह सकती है? दूसरी चीज, क्या संस्कृति एक ही जगह पर स्थिर रहेगी? क्या होती है समय? क्या आज से 100 साल पहले और आपके समाज में जब हमारा समाज ही बदल रहा है तो संस्कृति में भी परिवर्तन होगा। तो ये जो अतिवादी जो चीजें आती हैं कि आदिवासी संस्कृति जैसी है वैसी ही सुंदर है, उसमें फेरबदल नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की जरूरत है। संस्कृति में तब्दीली होगी, लेकिन संस्कृति चूंकि आती है तो उसकी जो चीजें हैं, उसके जो उदात्त रूप हैं वो और उसके साथ में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, उसके साथ में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, और कुछ बेहतर चीजें हैं तो हमें उसके अंदर भी समाहित करना चाहिए। अब ऐसी चीजें हमें इन तमाम तरहों से हमें देखने को मिलता है। घोटुल आज का लिविंग टुगेदर के साथ में आप उसको मैच करके देख लीजिए, भगोरिया को आप इसी तरह से मैच करके देख सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से फिर से मैं लाइव हो गया हूँ। तो दूसरी बात जो मेरी बात सुन पा रहे हैं, एक बार और थंब कोई दे दीजिए। दूसरी जो चीजें हैं इस उपन्यास के साथ में वो ये हैं कि इन उपन्यासों में आदिवासियों के जंगल, जमीन से लेकर बहुत सारे सवाल जुड़े रहते हैं और तरह तरह की स्थितियां हमें उपन्यास में देखने को मिलती हैं। कहीं आदिवासियों की जमीन जा रही हैं, कहीं उसका जंगल पर जो उनका वनोपज पर जो अधिकार थे वो अधिकार खत्म
ये तमाम तरह की समस्याएं हमें देखने। आदिवासी की संस्कृति के साथ में जंगल जमीन को जोड़ के देखिए। एक समय ऐसा भी था जब ये बाजारीकरण नहीं था, बाजारीकरण का इतना प्रभाव नहीं था जितना आज है। तो इसीलिए जब बाजारीकरण का प्रभाव नहीं था तो पूरे, मुझे लगता है पूरे देश की जो भी जनसंख्या है, जो भी लोग थे, वो सारी अपनी ज़रूरतें बिना बाजार भी एक समय पे पूरी करते रहे होंगे, शायद 1000 ईस्वी हो या इससे पहले हो। तो इसीलिए जंगल जमीन के जो सवाल हैं वो सवाल आदिवासियों के साथ में जुड़ते हैं और वो धीरे धीरे बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाते हैं और इतने महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि उसके बगैर बातचीत ही नहीं की जा सकती। अब ग्लोबल गांव के देवता बहुत लोगों ने उपन्यास पढ़े होंगे। वहाँ पर एक संदर्भ आता है और उस संदर्भ में ये अभिव्यक्त होता है कि भेड़ियों को बचाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भेड़ियों की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, इसीलिए वहाँ पर पूरी ज़मीन है वो अधिग्रहित की जानी है। और लालचंदा सुनता है और वहाँ पर उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर यह देखना महत्वपूर्ण है कि एक भेड़ियों को बचाने के लिए, भेड़ियों की संख्या कम होने के लिए वहाँ पर 37 गांव पूरे खाली कराए जाते हैं, उसमें से 22 गांव असुरों के हैं। अब ये संख्या थी वो घटते घटते सिर्फ 8-9 हजार रह गई। ये वायवी फैक्ट है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, अब घटती घटती कोई 7-8-9 हजार रह गई है और भी कम हो रही है। और ये भी हमें जानकर आश्चर्य होना चाहिए, आश्चर्य मुझे तो है, आपको भी होना चाहिए। अंडमान निकोबार और झारखंड के कुछ आदिवासी समुदायों की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, हर जनगणना के बाद में उनकी जनसंख्या कम हो रही है। अब यहाँ पर असुरों की भी संख्या कम होने वाले ही जनजातियों में से, आदिवासियों में से हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जमीन जो है वो जमीन है महत्वपूर्ण हो गई है अभ्यारण्य बनाने के लिए। एक और आप उदाहरण ले सकते हैं, पूरी जगहों पर मरंग घोड़ा जो है वो असल में अगर आप देखेंगे तो वो जादू घोड़ा है, और उसका तमाम तरह के आपको नेट पर भी ढूंढेंगे तो उसके संदर्भ आपको मिल जाएंगे कि निकालती है, कब निकालती है, कहाँ बेचती है। तो वहाँ खदान में यूरेनियम निकलता है और यूरेनियम की विकिरणी इतनी खतरनाक होती हैं, जैसा वैज्ञानिक बताते हैं, कि उसका असर 5000 साल तक रहता है। और वहाँ टेलिंग डैम बनाया जाता है उस गांव में, और जो भी यूरेनियम की खुदाई होती है, खुदाई होने के बाद में जो मलबा कचरा रहता है वो उस टेलिंग डैम में पड़ा हुआ है। उसके आसपास के गांवों पर इतना खतरनाक तरीके से होता है कि वहां पर वनस्पति नष्ट होने लगती है पहले, फिर पुरुष बांझ होने लगती हैं, बच्चे की क्षमता नहीं रहती है, बाहर के लोग उनके साथ में विवाह नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर कोई डायन या कोई ऐसी प्रेत की छाया पड़ गई है। तो ऐसे जो स्थितियां बनती हैं, जमीन उनकी थी, वहां पर चारों तरफ वही थे, क्योंकि वहां पर यूरेनियम के भंडार निकले, उसकी खुदाई की गई, उससे विकास की जो स्थितियां हुई, जो उनकी जमीन थी उस जमीन के साथ में अब विकास की जो स्थितियां थी उसको आप देख सकते हैं। यूरेनियम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, उसकी उपयोगिता वहाँ के लोगों की कितनी है वो क्या है, ठीक है। तो ये जो इस तरह के जो संदर्भ हैं, ये संदर्भ हमारे जमीन के साथ में जुड़ते हैं, आदिवासियों की जमीन के साथ में जुड़ते हैं, विस्थापन के साथ में जुड़ते हैं। विस्थापन का तो एक लंबा क्रम है विस्थापन का तो, और हर जगह जहाँ पे भी विस्थापित हुए हैं आदिवासी, उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और उन पुनर्वास के बाद में आदिवासियों की क्या स्थितियां हुई हैं, इसका मैं एक जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। 2017 में मैं इंदौर गया था और मेधा पाटकर वहाँ पर धरने पे बैठी हुई थी, उसे पुलिस ले जाके उसे थाने में ले गई, बंद कर रही थी, और उसका जो समाचार था वो ये था कि सरदार सरोवर में वो लोग पास नहीं हुआ है, उनकी समस्याएं हैं, उसके विरोध में मेधा पाटकर वहां पर धरने पे बैठी है। ये समस्या, आप बताइए सरदार सरोवर कब बना, इतने समय बनने के बाद में भी उनके पुनर्वास की ये स्थितियां हैं, उनकी जमीनी जाने के बाद में इतने समय बाद में भी ये स्थितियां हैं। तो फिर हम कैसे इसको देख सकते हैं, कैसे इसका धैर्य के साथ में इसका सही
सही रास्ता बना सकते हैं, ये स्थिति हमारे सामने आती है। यानी जंगल, जमीन, विस्थापन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जहाँ जिस जंगल से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, वही जंगल धीरे धीरे पूरा वन विभाग या फिर वन विभाग और एक और होता है अभ्यारण्य के लिए, एक अलग तरह का उसका प्रावधान होता है। तो या तो अभ्यारण्य के लिए या वन विभाग ने उसे अधिग्रहित कर लिया, उनके पास में चला गया, और इसके बाद में वह जो वनों पर जो उनकी निर्भरताएं थी वो भी उनकी धीरे धीरे खत्म हो गई। तो यानी कि जो विकास की स्थितियां बनी जमीन की वजह से, उसके फायदे आदिवासी को नहीं हुए, जमीनी गई, जंगल भी गए। एक और तरह की जो चीज़ें आती हैं उस पर भी मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूँ। ये उपन्यास कि हमारे सामने ऐतिहासिक उपन्यास आते हैं, और 4-5 ऐतिहासिक उपन्यास तो बहुत अच्छे से हमारे सामने आते हैं, और उन पर हम लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं जो इतिहास में नहीं है। या धूनी तपे तीर, मगरी मानगढ़, हुल पहाड़िया, बाजेद अनहद ढोल, ये उपन्यास हैं। इन उपन्यासों को हम लोगों ने महत्वपूर्ण माना है, इनके ऊपर हम लोग पढ़ते हैं। तथ्यों को आप समझ, जितना इतिहास में हो सकता है संथाल क्रांति या इक्की दुक्की, तिलका मांझी वगैरह इतिहास में कुछ संक्षिप्त इतिहास में हो सकती हैं, संक्षिप्त जानकारियां इतिहास में दर्ज हो सकती हैं, लेकिन उसकी विस्तृत जानकारी ये उपन्यास ही पहुंच जाते हैं। और इन उपन्यासों के माध्यम से ही बहुसंख्यक वर्ग तक आदिवासियों के सवाल या बातें उन तक पहुंची, ऐतिहासिक बातें। अब उनके जीवन को लेकर, सिद्धू कान्हू के जीवन को लेकर या तिलका मांझी के जीवन को लेकर जितनी स्पष्टताएं, जितनी बातें हमारे सामने आई, वो इतिहास के माध्यम से तो हमारे सामने नहीं आती। यहाँ पे भी मैं एक इत्तेफाक रखता हूँ कि जो इतिहास में नहीं है, आमतौर पे कहा दिया जाता है कि इतिहास में नहीं है, वो बातें इस ऐतिहासिक उपन्यास में है। उपन्यास है, इतिहास इतिहास है। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे कि इतिहास में नहीं है, वो उपन्यास में हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उपन्यास में कल्पना की संभावना है, जो खाली जगह है उसको भरने की संभावना है। इतिहास पूरी तरह से तथ्यों पर निर्भर है, और इतिहास समय सापेक्ष भी होता है, क्षेत्र सापेक्ष भी होता है, सापेक्ष भी होता है, और इतिहासकार सापेक्ष भी होता है। तो इन तमाम इतनी सारी क्राइटेरियाओं को आप नजर रखें, ध्यान में रखें कि ये जो इतिहास की जो बातें की गई हैं, इन इतिहास की बातों में, उपन्यासों में दम है, नो डाउट, लेकिन इससे शिकायतें मुझे लगता है नहीं बनती हैं। शिकायतें इसलिए नहीं बनती हैं कि जो उपन्यासकार लिख रहा है वही चीज़ें इतिहासकार भी लिखे, ज़रूरी नहीं है, या जो इतिहासकार ने लिखा है वही। अभी मैंने एक बात याद दिलाई कि बहुत सारी ऐतिहासिक स्त्रियां हैं, डूंगरपुर की कालीबाई हो गई, या सिंगी दई, कैली दई हो गई, या रानी गाईदिल्ली हो गई। ऐसी कम से कम 10 के करीब ऐसी आदिवासी स्त्रियां हैं जिनका ऐतिहासिक आंदोलनों में योगदान है। अब आप लेखकों का ही स्थिति आप देख लीजिए कि इन आदिवासी स्त्रियों पर कितने नोवेल लिखे गए हैं, उन पर कितनी हमारे सामने आती हैं। और स्त्रियों इतिहास की ये बातें क्योंकि इनके जिक्र नहीं किए जा सकते एक एक पर संक्षिप्त रूप से, लेकिन हमें यह देखने की जरूरत है कि ये उपन्यास हैं वो इतिहास के एक पूरक बनने की कोशिश करते हैं, शोधपरक दृष्टि हमारे सामने रखते हैं, और एक वृहद फलक तक जाते हैं, और इनके अपने जो सवाल थे, अपना जो परिवेश था, जो आदिवासी ऐतिहासिक पुरुष थे, उनकी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। और निश्चित ही इनके उपन्यास के लेखकों को सैल्यूट करना चाहिए कि इतना महत्वपूर्ण विषय पर वो लिखते हैं। और ये भी हो सकता है, ये संभावना हो सकती है क्योंकि ऐतिहासिक बात है, इसीलिए उसके अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं या कुछ तथ्यात्मक गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन उपन्यास है। फिर इसके साथ में हम आदिवासी स्त्री को भी जोड़ के देख लेते हैं कि जब ऐतिहासिक उपन्यास हैं और ये जो हैं स्त्री हैं, इसको और दूसरे तमाम दूसरी तरह के भी आप उपन्यास देखेंगे तो 3 उपन्यास मोटा मोटी मुझे लगते हैं, वो है अलमा कबूतरी और रेत और धार, और कोई हो तो बताइएगा। मुझे लगता है ये 3 उपन्यास ही ऐसे हैं जिसमें स्त्री प्राथमिकता के साथ में, प्रमुखता के साथ में अभिव्यक्त
हुई है। तो अब यहाँ पर भी हम देखें तो स्त्री की स्थिति यहाँ पे 2M दर्जे की है। एक और चीज जो आदिवासी को लेकर और इसके बहुत सारी बातें की जाती हैं, आदिवासी स्त्री की स्थिति बहुत बेहतर है, निर्णय लेने में, विवाह करने में, तमाम तरह की उसको आज़ादी भी मिलती है। इस तरह के कुछ टिप्पणियां हमें देखने को मिलती हैं। इसमें नो डाउट दूसरे समुदाय की तुलना में आदिवासी स्त्री की स्थिति कुछ मामलों में बेहतर है, और कुछ तो ये भी समुदाय में मात्र सत्तात्मकता है। लेकिन हम लोग इसको अगर वस्तुनिष्ठ तरीके से देखें तो सिर्फ पूर्वोत्तर में 1-2 समुदाय, खासी और एक आध और कोई समुदाय है, वहां पे हैं, और वहां पे भी मात्र सत्ता न होकर मात्र वंश है। तो आदिवासी स्त्री की आप स्थिति देखें तो यहाँ पे भी सत्ता है, पुरुष सत्ता यहाँ पे भी है, पुरुष इस समुदाय में भी है। और एक स्तर पर जाकर तो आप आदिवासी स्त्री की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो वह दूसरे तरह से दोहरे शोषण की भी शिकार हो जाती है। तो इसीलिए आदिवासी स्त्री को लेकर जो एक दूर से जो एक मेंटलिटी बनाई जाती है, उस मेंटलिटी को भी सुधारने की जरूरत है। समस्याएं यहाँ पर भी हैं, आर्थिक मोर्चे पर बहुत समस्याएं हैं, सामाजिक मोर्चे पर भी कुछ समस्याएं हैं। सामाजिक मोर्चे पर दूसरी स्त्रियों की तुलना में थोड़ी कम हैं, लेकिन हैं, और सामाजिक मोर्चे पर भी यहाँ पर समस्याएं हैं। तो इसीलिए आदिवासी स्त्री को लेकर जो एक हम लोग एक वायवीय ये बनाते हैं, मानसिकता बनाते हैं, उसे भी सुधारने की ज़रूरत है। 1-2 चीज़ें और मैं कह के फिर मैं कुछ चुनौतियों पर और कुछ सवालों पर आपके बात करूंगा कि आदिवासियों के धर्म को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं कि आदिवासियों का शुद्धिकरण किया जा रहा है, आदिवासियों का हिंदू धर्म में वापसी की जा रही है। इस तरह से इस पर 2 तरह के लोग हमें साफ तौर पे दिखाई देते हैं, और एक वो दिखाई देते हैं जो आदिवासियों को हिंदू ही मानते हैं, और दूसरे वो वर्ग है जो आदिवासियों को हिंदू नहीं मानता है। जो हिंदू ही मानता है वो ही करवाता है, वही उसकी वापसी भी करवाता है। अब ये जो शुद्धिकरण और वापसी की बात है, अगर कोई समुदाय पूरे का शुद्धिकरण अगर किया जाने लगा या किया जाए तो ये मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि कोई भी समुदाय अशुद्ध नहीं हो सकता है ना, वापसी नहीं हो सकती। धर्म के सवालों को 1-2 उपन्यास 1900 से पहले भी आए, उपन्यास बाद में भी आए, लेकिन जो उपन्यास बहुत ज्वलन तरीके से हमारे सामने अभिव्यक्ति देता है वो है तेजेंद्र का काला पादरी। उस उपन्यास में ईसाई मिशनरी हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के भी लोग हैं, और आदिवासियों के धर्मांतरण कराने के लिए तमाम तरह के तर्क वितर्क गढ़े जा रहे हैं, तमाम तरह की उसकी बातचीतें की जा रही हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि उस उपन्यास में तमाम तरह के आदिवासियों के धर्म के संबंध में जो बातें हैं वो अभिव्यक्त होती हैं। आप देखेंगे कि जनगणना के आंकड़ों में अगर आप जैन समुदाय या जो बौद्ध समुदाय है उनकी जनसंख्या देखेंगे, 2011 की जनगणना को अगर हम देखें तो 10 करोड़ और 40 लाख से ज़्यादा जनसंख्या आदिवासियों की थी, और लगभग 8.5% 8.61% जनसंख्या थी। अब वो जो है जनसंख्या अन्य के अर्थ में जाता है। तो अगर आप इतने बड़े समुदाय को, अन्य का मतलब कुछ होता नहीं है, अन्य राम श्याम और अन्य, उस तरह की स्थितियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर धर्म के जो सवाल हैं वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप और एक चीज़ देखेंगे, वहाँ पर एक बिरहोर लड़का है और वो भूख की वजह से मरता है, और उसके भूख के वजह से मरने का कारण जो वहाँ जेम्स खाका है वो कहता है कि इस महिला ने अगर ईसाई धर्म अपना लिया होता तो इस बच्चे की मृत्यु नहीं होती, कारण कि ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो उसे अनाज उपलब्ध करा देते और वो भूख से नहीं मरता। अब आप हम लोग इस पर अगर देखें तो कोई समुदाय कैसे धर्म का शिकार हो जाता है और कैसे वो धर्म अपनाने के लिए बाध्य हो सकता है। वो नहीं बना इसलिए वो मारा गया। अगर एक धर्म, जब हम बात करते हैं, धर्म तो सबके विकास की, सबके सद्भावना की, सबसे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। धर्म है वो भी संकीर्ण बने हुए हैं, धर्म के भी अपने नियम हैं, वह यहाँ पर हम संकीर्ण देखते हैं।
जहाँ मानवता मानवीयता प्रमुख होनी चाहिए, वहाँ पर ये चीज़ें ये हो गई। कुछ और भी सवाल ये हो सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा और लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है 4:45 के करीब हो गए हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा और संक्षिप्त कर देता हूँ। कुछ और आमचो बस्तर है या रेड जोन है, इस तरह के जो उपन्यास हैं जिसमें नक्सलवाद की समस्याओं को उभारे गए हैं। एक और चीज़ आपको मैं सलाह देता हूँ कि नक्सलवाद को समझने के लिए आप लाल सलाम और चक्रव्यूह फिल्म को देख सकते हैं। अगर इन फिल्मों को देखेंगे तो आप नक्सलवाद, इन उपन्यास और वास्तविक स्थिति सबको हैं कि आदिवासियों की नक्सलवाद के इस बीच में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या संदर्भ बने हुए हैं और कैसे इस तरह की तमाम तरह की स्थितियां हो सकती हैं। इस तरह से मैंने एक मोटा मोटी जो सवाल इन उपन्यासों में उभरते हैं, जो 21वीं सदी के आदिवासी उपन्यासों में उभरते हैं, उन उपन्यासों के बारे में मैंने बताया, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में बताया। एक दो और चीज़ें हमें यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति कोई कह देता है कि यह आदिवासी उपन्यास है और महत्वपूर्ण है, वो जो है उसको जब तक आप उसको तब तक उसे नहीं माने। कारण क्या है कि बहुत सारे उपन्यासों के मूल्यांकन इस तरह से कर दिए गए हैं कि उन्हें जब मैं अब पढ़ता हूँ तो मेरी अपनी मान्यताएं बदलती हैं। उसमें आदिवासी हैं लेकिन जिस रूप में जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। जैसा मैंने कहा कि आदिवासी जो उपन्यास हैं उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ चीज़ें हैं, अगर वो हैं तो हमें उसे माना जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ आपके सवाल ले लेता हूँ, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। वर्तमान में आदिवासी विमर्श के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? बहुत अच्छा सवाल है पुष्पा का। आदिवासी विमर्श के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। आदिवासी विमर्श को अभी भी बहुत सारे विद्वान लोग अभी भी इसकी वैचारिकी को और इसको एक अलग विमर्श के रूप में नहीं देखते हैं। इसके जो सवाल हैं, इसके जो संदर्भ हैं, इसके जो सांस्कृतिक सरोकार हैं, वो सारी चीज़ें अभी भी अलग थलग हैं। उनकी मौखिक परंपरा की बहुत सारी जानकारी है, वह भी अलग थलग है। तो अगर ये विमर्श बिल्कुल जैसे विमर्श जो ये अभी उभरा है, ये एकदम बारिश की बाढ़ आ जाती है और पानी पानी हो जाता है चारों तरफ, उस तरह की स्थिति है फिलहाल। और उसमें अभी पिछले 2-3 साल से थोड़ा ठहराव आना शुरू हुआ है और उसमें हम लोग ये पहचान कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें ठीक थी। तो ये बाढ़ की जो स्थिति है, इसके अंदर अगर वैचारिक दृष्टि नहीं होगी, समर्थक लोग नहीं होंगे, उसमें अगर असल मजबूती नहीं होगी तो ये टिकेगा नहीं। और इसीलिए इसके लिए एक वैचारिकी का होना, एक दृष्टिकोण का होना, इसके समर्थक लोगों का होना इस विमर्श के लिए बहुत ज़रूरी है। और इनकी जो अच्छाइयाँ हैं, इनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, इनके जो सवाल हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं उजागर हों, ये भी साहित्य का हिस्सा बने और इन पर भी बातचीत हो, ये चुनौतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुरखा जो साहित्य शब्द इस्तेमाल करते हैं, मौखिक और पुरखा साहित्य, आप देखेंगे कि पुराने आदिवासी लोगों से पूछिए, आप घंटों उनसे बात कर सकते, घंटों क्या दिनों महीनों बात कर सकते हैं। ऐसी ऐसी उनके पास किंवदंतियां हैं, ऐसे मिथक हैं, पृथ्वी के उदय से लगाकर मनुष्य की उत्पत्ति से लगाकर उनके देवताओं से लगाकर तमाम तरह की बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उन चीज़ों में भी कुछ न कुछ इसीलिए ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से पार आना बहुत ज़रूरी है। आदिवासी जनसंख्या में कमी के क्या कारण हैं? इसकी कमी के बहुत सारे कारण हैं। गरीबी है, कुपोषण के शिकार हैं, उनको सही आश्रय नहीं मिल पा रहा है, उनके पुनर्वास की स्थितियां नहीं हैं ठीक से। ऐसी स्थितियों में प्राकृतिक बदलाव की वजह से, प्रकृति में जो बदलाव आ रहे हैं इसकी वजह से हैं। जैसे अंडमान की बोआ सीनियर थी, वो तो पूरी ही चली गई और उसका एक पूरा समुदाय ही खत्म हो गया। तो अब ऐसी स्थितियां बनने के पीछे कुछ तो कारण है, ऐसे ही तो जनसंख्या नहीं घटती है, जनसंख्या घटने के कारण है ना। तो ये सारे कारण हैं जिसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ऐसी स्थिति रही तो जो समुदाय मजबूत होंगे, जो सरवाइव कर पाएंगे, वो बच जाएंगे। जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो हो सकता है कि एक समय के बाद ख़त्म हो जाए।
कुछ आदिवासी अपने राज्य में तो आदिवासी हैं, लेकिन विस्थापित होकर दूसरे राज्यों में कई बार उन्हें अनुसूचित जनजाति के बजाय अनुसूचित जाति या अन्य वर्ग में रखा जाता है। इसके क्या कारण हैं? इसके कारण ये हैं, ये सवाल पूछा ठाकुर दीक्षा सिंह ने। इसके कारण ये हैं कि जो जनजाति की जो लिस्ट संविधान में बनाई गई थी वो राज्यों से राज्यवार बनाई गई थी। मतलब राजस्थान में कौन कौन से समुदाय हैं जो आदिवासी हैं, और गुजरात में कौन कौन से समुदाय हैं जो आदिवासी, और मध्य प्रदेश में कौन कौन से आदिवासी हैं जो समुदाय हैं जो आदिवासी हैं। अब कोई व्यक्ति राजस्थान में है, वो व्यक्ति दूसरे राज्य में चला जाता है तो वो दूसरे राज्य में तो जनरल का काउंट होता है, उस वर्ग का वो माना नहीं जाता है, क्योंकि उस राज्य की जो आदिवासी की जो लिस्ट है उस लिस्ट से वो बाहर होता है। क्योंकि ये समुदाय जगह से भी तो सापेक्षता है। एक ही पटेल को आप देखेंगे, एक जगह पे पटेल अनुसूचित जाति में है, दूसरी जगह पटेल अनुसूचित जनजाति में है। तो इसीलिए ये राज्यों के अनुसार ये जनजाति समुदायों के निर्धारण किए गए थे। तो इसीलिए ऐसा होता है, और ये इसीलिए होता है। आदिवासी समाज और संस्कृति आज किस रूप में प्रभावित हुई है, इसके क्या कारण हैं? समाज आप देखेंगे कि समाज बदलता रहता है, समाज परिवर्तनशील है, संस्कृति परिवर्तनशील है, लेकिन समाज और संस्कृति में बाजारीकरण, वैश्वीकरण का प्रभाव आ गया है, और इन चीज़ों में हर जगह पे पैसा हो गया है, इस हर चीज़ का मूल्य हो गया है, और इस मूल्य ने समाज और संस्कृति दोनों को बहुत ही प्रभावित किया है। आदिवासी संस्कृति के कई सारी चीज़ें आप देखेंगे कि दिल्ली में उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, कुछ अमेरिका में भी जाके कुछ लोकगीत ये प्रदर्शित किए जाते हैं। निश्चित ही इससे संस्कृति का विस्तार होता है, दूसरे लोग जानते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें जो चीज़ें काम कर रही हैं वो बाजारीकरण काम कर रहा है, और बाजारीकरण के तहत जो बीच का व्यक्ति है, जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, वो व्यक्ति इसके लाभांश कमा ले जाता है। और संस्कृति का एक और चीज़ भी है कि संस्कृति जैसी थी वैसी ही रहेगी ऐसी ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें उसमें जुड़ेगी, कुछ चीज़ें घटेगी, लेकिन जो परंपराएं हैं, जो मजबूत संस्कृति के प्रतीक हैं, वो हमेशा बने रहते हैं, है ना। तो ये जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, लोक नाटक हैं, लोक गायन शैली हैं आदिवासियों की, वो सारी चीज़ें दूसरी चीज़ें प्रभावित हो रहे हैं। आप देखेंगे कि उसे जाता है, सिनेमा वाले इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई और तरीके से उसका मिसयूज कर लिया जाता है। लेकिन कोई समुदाय अगर और उसका एक पूरा भौगोलिक क्षेत्र भी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी संस्कृति खत्म होगी, वो संस्कृति वहाँ पर बनी रहती है, और वो जो आदिवासी जीवन दर्शन है वो भी वहाँ पर बना रहता है। असल दिक्कत वहाँ होती है जहाँ व्यक्ति जो है वो पूरा समुदाय जो है एक साथ न रह रहा हो, टुकड़ों टुकड़ों में रह रहा हो, या जहाँ पर उनकी जनसंख्या कम प्रतिशत में हो, तो वहाँ पर ये संस्कृति खत्म हो जाती है, या खत्म होने की स्थिति में पहुँच जाती है। दो जिज्ञासाएं हैं। पहली, आदिवासी समाज के बारे में दिखाया जाता है कि यहाँ जाति आधारित संरचना नहीं होती है, स्वतंत्र है एक दूसरे से शादी करने के लिए। समाजशास्त्र के अनुसार कहाँ तक यह कथन ठीक है? और दूसरा सवाल बाद में लूँगा। एक जो पूछा है, जाति आधारित नहीं है। निश्चित ही एक दो समुदाय को आप छोड़ दें तो जाति आधारित नहीं है, मतलब सारे समुदाय इक्वल हैं। और लेकिन जहाँ तक मैंने देखा सुना पाया है, वहाँ पर जो गोत्र होती हैं, गोत्र हैं वो सारी समान होती, उनमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता, उनमें समानताएं होती। गोत्र की व्यक्ति के साथ में शादी कर लेता है। दूसरी चीज की ये गोत्र का व्यक्ति है या ये जाति का व्यक्ति है तो ये श्रेष्ठ है या ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भाव नहीं होता है। आमतौर पे जैसे मीणा और गरासिया दो अलग अलग समुदाय हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा है कि उनमें भी विवाह हो जाते हैं उस क्षेत्र में, जो स्पेशली जो पाली का क्षेत्र है और
अरावली का जो गुजरात की तरफ का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में घरासिया भी रहते हैं और भील मीणा भी रहते हैं और उनमें विवाह भी हो जाते हैं। तो इसीलिए जाति भाव हो सकता है, लेकिन उनमें जाति की श्रेष्ठता का भाव या जाति की नीचता का भाव नहीं है। और समाजशास्त्र जो है वो शास्त्र बना है, वो देख के फिर शास्त्र बनता है। तो इसलिए जाति शब्द का विरोध तो आदिवासी में हमेशा से रहा है, तमाम विद्वान लोग भी करते रहे हैं। तो इसीलिए ये जाति का कंसेप्ट उस तरह से तो नहीं है जैसे दूसरे समुदाय में है। हाँ, अब यहाँ पर ये चीज़ है कि व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग श्रेष्ठ मानने लग जाएं तो लग जाएं, लेकिन आमतौर पे सामान्यतः 90% से भी ज़्यादा आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था काम यहाँ नहीं करती है ना। दूसरा सवाल है इनका, अक्सर कहा जाता है और उपन्यासों में दिखाया भी जाता है कि बाजारीकरण से इस समाज में नशे की लत बढ़ी है, शराब के नशे आदि। क्या यह कथन ठीक है? फिर महुआ और कच्ची शराब इस समाज में कहाँ से आया? बस यही मेरी जिज्ञासाएं हैं। शराब के इस पर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। महुए की शराब का प्रचलन आदिवासी क्षेत्रों में बहुत प्राचीन काल से रहा है। बहुत प्राचीन काल से इसके संदर्भ बहुत हमें देखने को मिलते हैं। और महुआ, एक बार इसका मैं प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार सरकार ने, ऐसा कहा जाता है, सच है या पता नहीं, हमने कहीं किसी से, पुराने व्यक्ति से ही किस्सा सुना था। उसने कहा कि सरकार ने यह आदेश किया कि ये आदिवासी लोग बहुत शराब बना बना के पीते हैं, इसको काट डाला जाए। काटने के लिए सरकार ने आदेश किए, और जब आदेश किए तो बहुत सारे लोग कलेक्टर ऑफिस और सरकार के पास पहुंचे। है कि इस महुए से तो हमारा अनाज भी चलता है, इससे तो हमारा पेट भी भरता है और इससे हमें बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती है, लकड़ी भी मिलता है, उससे तेल भी मिलता है। और महुआ और ये जो आप मकई के दाने होते हैं जिसे पॉपकॉर्न कहते हैं, इन दोनों को मिक्स करके खाते हैं और वो बहुत अच्छा नाश्ता होता है। महुए दो तरह के होते हैं, एक महुआ जो कड़क होता है उससे शराब ज़्यादा निकलती है, शराब बनती है, और एक दूसरी तरह का महुआ होता है जो थोड़ा मीठा होता है, उसके एक ढोकले बोलते हैं, ढोकले ये गुजराती नहीं, ढेकले, वो भी बनते हैं और वो खाते हैं। और वो विशेष अवसरों पर खाते हैं, मतलब बहुत अच्छी डिश में से उसे गिना जाता है। खजूर के उसके साथ में और घी लगा के, खजूर के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर उसको मटकी के अंदर रख के पकाया जाता है स्ट्रीम तरीके से। तो इसीलिए उसकी बहुत उपयोगिता थी। तो उस किस्से में ये था कि कुल मिला के फिर सरकार ने ये आदेश वापस ले लिया। इसलिए महुए चूंकि होते हैं और महुए की उम्र 500 साल से भी ज़्यादा कही जाती है, साल तक महुआ रह जाता है, 200-300 साल तो वो खड़ा ही रहता है और 100-200 साल उसको नीचे पड़ा हुआ भी वह रह जाता है। समय खैर काफ़ी हो गया है, लेकिन मैं संक्षिप्त करूँगा। तो इसीलिए, और जब उसके लत के शिकार हो सकते हैं और इस समुदाय के शादी चीज़ों में इसको चलते हैं, इसीलिए ये है। बाजारीकरण ने उनकी आवश्यकताएं और तरह से भी बढ़ा दी। अब चूंकि वो शराब जो है वो महुए का उसको उस तरह से मिल नहीं रहा है, और वो जो शराब वो 5 रुपये की पीता था वो उसका 50 रुपये की शराब होगी, और लत बनने के बाद में इसलिए उसको वो छोड़ नहीं पाता है और उसका वो शिकार हो जाता है। और बाजारीकरण जो 5 रुपये में उसका काम निपट सकता था वो 50 रुपये में उसका पहुंच गया, और उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। उसकी वजह से वह जमीन बेच देता है या वो कुछ और चीज़ें करता है जिसके दुष्परिणाम। और कुछ सवाल हैं तो मैं देख लेता हूं। सोच संवाद के पेज से लाइव होने के लिए आदमी बस बात यहीं, एक दो और छोटे सवाल हैं, सुनना चाहते हैं वो सुन लें, बाकी ये हो सकते हैं। आदिवासी शोषण का मुख्य कारण शिक्षा को माना जा सकता है क्या सर? बिल्कुल, शिक्षा को भी माना जाना चाहिए, शिक्षा है। और जो शिक्षा का जो प्रतिशत है, जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा हमें बताता है कि आदिवासियों में शिक्षा का प्रचार कम है, उच्च शिक्षा में तो और भी बहुत कम है। और शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो अपने तमाम अच्छे बुरे तमाम पक्ष वो जान पाएगा। निश्चित ही इस कारण को माना जा सकता है। आदिवासियों के लिए विस्थापन के लिए ज़्यादातर सरकारी जिम्मेदार होती है, ऐसे में दूसरे राज्यों से उन्हें इतर समुदाय में रखना कहाँ तक उचित है? जब विस्थापन होता है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में
नहीं किया जाता है, उसी राज्य में उसका पुनर्वास की व्यवस्था होती है। स्थापन व्यक्ति के साथ में लिया गया और कितना उनका पुनर्वास हो पाया, ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें भले हमें आंकड़े हमें मिले, ये है। और जो समुदाय जो है वो राज्यों के आधार पर ही बांटे गए हैं, क्योंकि एक ही तरह का जो समुदाय के नाम होते हैं उनकी अलग अलग राज्य और क्षेत्र के हिसाब से उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी सामाजिक स्थितियों में भी तब्दीली हो जाती है। तो इसलिए उचित ही है, मुझे लगता है दूसरे राज्यों में उन्हें दूसरे समुदाय में रखना उचित ही है। नहीं तो अच्छा, एक और चीज़ भी है ना, एक समुदाय के व्यक्ति को दूसरे समुदाय में अगर गिनना शुरू कर दिया गया तो फिर वहाँ का जो आरक्षण का प्रतिशत है वो भी तो डिस्टर्ब होगा, उसको भी तो पुनर्निर्धारित करना होगा। और जो आप आरक्षण या तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उसके लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें संशोधन करना कोई मामूली काम नहीं है। उसके लिए बड़ी मात्रा में उसके समर्थक चाहिए, उस पर वोटिंग हो, सहमति बनती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पर्याप्त 1 घंटा हो गया, 50 मिनट की बात थी। मैं आखिर में आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने सुना। और इस कोरोना काल में आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और बस। और अच्छा लगा हो तो अच्छा है, नहीं हमने अपना प्रयास किया। धन्यवाद। हम यहीं पर अपनी बात को विराम देते हैं।